हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग क्लास 10 साइंस विज्ञान चैप्टर 1 में ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं, ये सब क्या होती हैं इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज 4 टॉपिक पढ़ना है। पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं और मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं। क्लास 10 के अकॉर्डिंग यूपी बोर्ड से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहती है। तो पहली हेडिंग लगाइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पन्न हो, और ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा हो। अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा शोषित हो तब जाके वो अभिक्रिया हो पाए। ऊष्माक्षेपी जिस अभिक्रिया को कराने में अपने आप उसमें से ऊर्जा उत्पन्न हो, ऊष्मा बाहर निकले। अरे घर देखे होगे ना, जो पुताई के लिए मकान के पुताई के लिए जब व्हाइटिंग करी जाती है, व्हाइट कलर से पुताई होती है दीवारों की, तो उसमें उसके लिए चूना को घोला जाता है। बड़े बड़े ड्रम्स में चूना घोलते हैं तो चूना में उसमें भाप निकलती है ऊष्मा, तो वो रिएक्शन ही होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घोलते हैं या उसको गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, हीट निकलती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वह होती हैं, वह अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, क्योंकि उदाहरण लिखोगे तभी पूरा नंबर मिलेगा बोर्ड में। तो जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का संयोग कराते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का संयोग कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो उससे बनता है अमोनिया। और 2 मोल अमोनिया बनती है, उसके साथ में 393.5 किलो जूल उसमें ऊर्जा भी निकलती है, ऊष्मा जिसमें निकलती हो। मान लो ये लिया आप नाइट्रोजन N2 प्लस 3H2, ये है नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। जब इसकी रिएक्शन कराओगे, इसमें ऐसा तेल लगता है क्योंकि ये उत्क्रमणीय होती है अभिक्रिया, रिवर्सिबल होती है। उत्क्रमणीय मतलब दोनों ओर को जो होती हो, तो उसमें उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ बनता है 2 मोल अमोनिया, N2 और 3H2 से 2 मोल अमोनिया बन गया। इसके साथ में 393.5 किलो जूल ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके होने में ये इधर के होते हैं उत्पाद और इधर के होते हैं अभिकारक। ये अभिक्रिया कर रहे हैं अभिकारक और ये बना रहा है उत्पाद। तो उत्पाद की ओर देखो, अमोनिया बनाने के लिए आपने अभिक्रिया की, साथ में निकल पड़ी ऊष्मा, तो इसको बोल दिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये क्या है? अभिकारक है। अभिकारक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अभिकारक है। इनको आप लिए हो अभिक्रिया कराने के लिए, क्या करने के लिए? अमोनिया को बनाने के लिए इनको एक में मिलाया हो, इनकी अभिक्रिया कराए। बनाना था अमोनिया उत्पाद में, ये क्या है? उत्पाद। और अमोनिया के साथ में ऊर्जा भी निकल पड़ी, इतनी अच्छी रिएक्शन ये थी। तो जब इसमें ऊष्मा निकल पड़ी तो इसको बोल दिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसका उदाहरण देखना अगर तो और देखो, नंबर 2, जब हम लोग कोयले को, कोयला मतलब कार्बन, कोयला, इसके रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, नीचे लिखा जाएगा वायु। वायु मतलब वायु में सभी गैसें होती हैं, उसी प्रकार से 21% ऑक्सीजन भी पाई जाती है। तो जब वायु में कार्बन को जलाओगे
तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी और बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या मिलेगा, और ऊष्मा, क्या मिलेगा, ऊष्मा। तो ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हम लोग कोयले को जला रहे हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। तो ये एक निगेटिव इफेक्ट है अगर देखा जाए ह्यूमन बीइंग्स पे, तो मनुष्यों पे और जानवर जितने भी जीवित जीव हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही, इससे जो है श्वसनीय विकार भी बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं और धीरे धीरे भारत कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसर कंट्री में एकदम टॉप पे जा रहा है। तो कोयला मतलब कार्बन के जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में निकलती है ऊष्मा। तो जितनी अभिक्रियाओं में उत्पाद की ओर ऊष्मा निकल रही हो, उत्पन्न हो रही हो, उसको बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और एक उदाहरण देख सकते हो आप, इसको लिख लीजिए फिर हम मिटा दें। अगर ग्लूकोज को देखा जाए, हम लोग भोजन करते हैं, चावल है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, सब चीज़ें खाते हैं, तो उसमें ग्लूकोज होता है। वो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जाता है, फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन में जाता है तो ब्लड हर एक बॉडी की सेल्स, जितनी भी कोशिकाएं हैं, हर कोशिकाओं तक ब्लड पहुंचता है और उस ग्लूकोज को हर एक कोशिका में पहुंचा देता है। कोशिका के अंदर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब कोशिकीय श्वसन। तो नंबर 3 उदाहरण ऊष्मा क्षेपी में लिख सकते हो, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन। अब कोशिकीय श्वसन, ग्लूकोज का कोशिकीय श्वसन। अब 1 मोल ग्लूकोज ले लिए, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज। इसके साथ अब कोशिकीय अभिक्रिया हो रही है कोशिका के अंदर, तो कोशिका के अंदर वाटर तो होता ही है, तो आप 6H2O, 6 मोल 1 अणु ग्लूकोज का, 6 अणु जल के और 6 अणु ऑक्सीजन के। इसीलिए ऑक्सीजन आवश्यक है हम लोगों को, क्योंकि सांस लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन जो है वायु में, वो ऑक्सीजन हवा के साथ अंदर जाती है और फेफड़े में बाइंड होके हमारी कोशिकाओं पहुंच जाती है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। तो रक्त से ही ग्लूकोज जाता है, रक्त से ही ऑक्सीजन भी पहुंचती है कोशिका के अंदर, और जल पहले से मौजूद होता है। तो इसमें रिएक्शन होती है, तो बनता क्या है, इससे बनता है 12 मोल जल, H2O। जल यूज होता है और उससे डबल बन जाता है, क्योंकि ग्लूकोज में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और जल में भी, तो यहाँ से 6 मोल और बन जाते हैं, प्लस 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल, और प्लस इसमें निकलती है ऊर्जा। तो इसमें भी बहुत सारी ऊर्जा। 1 मोल ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 36 से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण ये भी है, कोशिकीय श्वसन। तो आपको 3 उदाहरण ये एकदम याद रखने हैं। पहला, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बनती है, ऊष्मा निकलती है। और दूसरा, कोयले को किसके साथ जलाए थे, O2 के साथ, क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा, ठीक है। और तीसरा है कोशिकीय श्वसन, ग्लूकोज को 6 अणु जल और 6 अणु ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराते हैं 12 मोल बनते हैं वाटर और 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, और 36 से 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। तो जितनी अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ में ऊर्जा निकलती है उसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। अब इसको आप लोग पॉज करके नोट करिए, फिर पढ़ाते हैं आपको ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, एकदम ईजी वे में, आसान तरीके से। अब हम लोग देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, जैसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया थी तो उसमें अभिक्रिया कराते थे, उत्पाद मिलता था, साथ में क्या होता था, ऊष्मा उत्पन्न होती थी। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तब जाके अभिक्रिया हो पाती है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं भाई। वे अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने के लिए ऊष्मा या ताप की
आवश्यकता होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता हो। अभिक्रिया को संपूर्ण होने के लिए या संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो। ताप या ऊष्मा या ऊर्जा बात वही है, जब दोगे तब अभिक्रिया पूर्ण हो पाएगी, तो उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में लिखोगे बोर्ड में नंबर तभी मिलेंगे अच्छे। तो ऊष्मा शोषी का उदाहरण बहुत ही अच्छा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO। नाइट्रिक ऑक्साइड NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये सब कैसे बनते हैं, इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, ये सब एक सेपरेट अलग वीडियो लेके आएंगे, उसमें आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे कि इसको क्यों नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। आखिर ये जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ही मिलकर बने हैं तो इनके नाम अलग अलग क्यों हैं। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं ऊष्मा शोषी पे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन कराते हैं बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। इस अभिक्रिया के लिए जरूरी होती है ऊष्मा। अब समझ में आया ऊष्मा क्षेत्र ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी इसमें ऊष्मा पहले ही जब अभिक्रिया को दोगे तब संपन्न होगी, तब उत्पाद बनाएगी। और ऊष्मा क्षेत्र में क्या होता था, बिना ऊष्मा की अभिक्रिया हो जाती थी और ऊपर से उसमें ऊष्मा निकलती थी उत्पाद के साइड में। नंबर 1। नंबर 2 एग्जाम्पल कौन सा है, कोयले की अभिक्रिया करा दो, कोयले की रिएक्शन करा दो सल्फर से। किससे, सल्फर से। जब कोयले की अभिक्रिया सल्फर से कराओगे तो साथ में ऊष्मा दोगे, गर्म करोगे, मतलब ऊष्मा दोगे। ऊष्मा देना है गर्म करना बात वही है। तो ये बनता है CS2 मतलब कार्बन सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड। तो ये भी एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसको होने के लिए ताप या ऊष्मा की आवश्यकता है। कोयले कार्बन और सल्फर की रिएक्शन होती है, बनेगा CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, और इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जब इसको गर्म करोगे तब कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा। तो ये दोनों अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी का उदाहरण है। वह अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने के लिए ऊष्मा ताप की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी कहलाती है। तो इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। फिर आगे बढ़ते हैं। तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रियाएं सब क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे, एकदम कभी नहीं बोलोगे। तो इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद में समझते हैं तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रियाएं आखिर क्या होती है, तीव्र और मंद। तो हेडिंग लगाओ नंबर 3, मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं, उसके नाम से ही लग रहा है बहुत ही धीरे 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 मंद मंद चल रही होगी। मंद अभिक्रिया मतलब जिनकी अभिक्रिया की दर बहुत ही स्लो हो। वह अभिक्रियाएं जिनके चलने की दर बहुत कम हो, जिनके पूर्ण होने में काफी समय लगे, उन्हें मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं
जिनके चलने की दर बहुत कम हो, बहुत स्लो चलती हो, और उनके संपन्न होने में और संपूर्ण होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ इतनी मंद अभिक्रियाएँ होती हैं जो जीवन पर्यंत चलती ही रहती है, कभी पूर्ण ही नहीं होती हैं। सालों गुजर जाते हैं, पूरा पूरा जीवन काल गुजर जाएगा और वो अभिक्रियाएँ संपूर्ण नहीं हो पाती। तो ऐसी अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रियाओं में रखा गया है। अब इसके उदाहरण क्या है? उदाहरण जैसे है ना, तुम लोगों में से कुछ होंगे बहुत मंद मंद रहते होंगे, एकदम ऐसे इतना लेजीनेस फील करते होंगे, कुछ होंगे एकदम तीव्र गति से कार्य करते होंगे, ऊर्जा से भरपूर। तो इसी तरह से मंद और तीव्र अभिक्रियाएं भी होती हैं। तो मंद अभिक्रिया का उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3। ये एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। ये अभिक्रिया जो होती है, ठीक है, तो इसको जब गर्म करोगे, पोटेशियम क्लोरेट लिख देते हैं यहाँ पे, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन निकलती है, बाकी ज्यों का त्यों लिख दो। तो इसमें कितने, 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, तो 3O2, 6 ऑक्सीजन निकाल दो पहले तो, फिर बचा हुआ 2KCl पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को ज्यों का त्यों लिख दो। तो इसको जब गर्म करते हैं तो बहुत ही मंद अभिक्रिया होती है। इसको होने में कई महीने और कई साल लग सकते हैं। तो इन अभिक्रियाओं का भी कुछ उपाय होता है। जैसे तुम लोगों को कुछ बहुत ही ऐसे ऐसे रहते हैं, उनका भी उपाय होता है ना, इसी तरह से मंद अभिक्रियाओं का कुछ उपाय होता है। क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो पोटेशियम क्लोराइड जब इतनी मंद अभिक्रिया तो कैसे बनेगा? तो इसके उपाय ढूंढा साइंटिस्टों ने। उन्होंने MnO2 लगाया इसके साथ में। अगर MnO2 इस अभिक्रिया में ले लिया जाता है, फिर गर्म किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड को, तो यह अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। तो यह उदाहरण मंद का है, लेकिन इसको तीव्र करने के लिए MnO2 जरूरी है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, MnO2 एक प्रकार का उत्प्रेरक वर्धक है। क्या है? उत्प्रेरक वर्धक होता है, जो कि अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है ताकि हमको पोटेशियम क्लोराइड तुरंत मिल जाए। अब अगला उदाहरण, इसका उदाहरण नंबर 2। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो वो भी बहुत मंद गति से प्रोसीड होती है। CH3COOH प्लस C2H5OH, यह है आपका एसिटिक अम्ल, हिंदी में लिख दी एसिटिक अम्ल। और ये है आपका एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल की जब अभिक्रिया कराते हैं तो इससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा होता है? बहुत ही मंद अभिक्रिया है, सालों लग जाते हैं तब जाके प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें क्या होता है, इसको इस तरह से बनाना बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। OH कर देते हैं इधर, OH इधर कर देते हैं और C2H5 इधर लिखते हैं। अब इसको समझने में बहुत आसानी होगी। एसिटिक अम्ल का हाइड्रोजन ले लो और एथिल अल्कोहल का हाइड्रोक्साइड OH। अब देखो H 2H और एक ऑक्सीजन, तो H2O बन गया, निकाल दो H2O। अब जब H2O आप निकाल दिए तो बाकी जितना बचा है उसको जो कहते हैं वैसे ही लिख दो। रिएक्शन कराने के लिए अच्छा मेथड बता रहे हैं हम। एथिल अल्कोहल का OH और एसिटिक एसिड का H, इन दोनों को एक में मिक्स करो, H2 2H और O, H2O जल निकल गया, बाकी जो बचा है उसको ऐसे ही लिख दो CH3COO, इसमें बचा CH3COO और यहाँ C2H5। तो ये रिएक्शन जो है बहुत ही मंद गति से चलती है, बहुत धीरे धीरे चलती है, लेकिन इस प्रोडक्ट को अगर इसकी आवश्यकता है तो बनाना पड़ेगा।
तो बनाने के लिए साइंटिस्टों ने इसकी भी उपाय खोजी। अगर इसमें H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग आप करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल अगर यूज करोगे तो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाती है, मंद गति से ना होकर ये तीव्र गति से होने लगती है। तो H2SO4 यहाँ क्या काम कर रहा है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जो ऊर्जा वाले लोग हैं उनके जैसी अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, जल्दी से पॉज करिए, नोट करिए। आई होप आप लोग पॉज करके नोट भी कर लिए होंगे, तो इसको मिटा रहे हैं। और तीव्र अभिक्रियाएं कहाँ है, बहुत फास्ट, बहुत ही तेज चलेंगी। कैसे चलेंगी, बहुत तेज चलने वाली है। बस इसी को देख लो, तीव्र अभिक्रियाएं, फिर क्लास एंड करते हैं। तो अगला पॉइंट है तुम्हारा नंबर 4, तीव्र अभिक्रियाएं। ये क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही फास्ट होती है, सेकंडों में हो जाती है। इसमें महीनों की बात छोड़ो, मिनट भी नहीं लगते, एकदम यूं सेकंडों में तुरंत हो जाती है। उनको कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। वह अभिक्रियाएं जिनके संपूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कैसी, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बहुत कम समय में हो जाती है, इनकी गति अधिक होती है, गति तीव्र होती है। कुछ अभिक्रियाएं हैं तो अभिकारकों को एक में जैसे ही मिला तुरंत अभिक्रिया सेकंडों में हो गई। तो वह अभिक्रियाएं जिनके संपूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। इसका उदाहरण मैं फिर बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझो। NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब कराते हैं HCl से, कहाँ से, HCl से। यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसके रिएक्शन कराते हैं तो ये बहुत तीव्र होती है। कैसी होती है, तीव्र होती है, क्योंकि ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है। जब कभी प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से रिएक्शन होती है तो रिएक्शन हमेशा फास्ट होती है, इतनी फास्ट होती है कभी कभी आग भी लग जाती है, समझ लो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत ही फास्ट होती है। तो एक मॉलिक्यूल जल का निकलता है, किस तरह, उसी तरह से यहाँ से ले लो, इसका वाला H पकड़ लो और इसका वाला OH पकड़ लो, H2O और NaCl अलग लिख दो, NaCl प्लस H2O। तो ये रिएक्शन होते हैं कुछ, NaCl प्लस H2O। तो यह अभिक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है। कैसी होती, बहुत ही तीव्र होती है। अगली नंबर 2 है NaCl प्लस AgNO3। यह सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये भी बहुत ही फास्ट होती है, बहुत तीव्र गति से होती है। कैसे होती है, बहुत ही तीव्र गति से होती है, तीव्र रिएक्शन,
ठीक है। इसमें क्या होगा, Ag और Cl, AgCl एक साथ अभिक्रिया करेंगे और बनाएंगे AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर के साथ क्लोराइड आया, सिल्वर क्लोराइड, और NaNO3 प्लस NaNO3, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या है, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो ये दोनों अभिक्रियाएं जो है तीव्र अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। ये बहुत ही फास्ट होती है, बहुत तीव्र होती है वह अभिक्रियाएं जिनके संपूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनकी गति बहुत ही तेज होती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बहुत तीव्र होती है, और ऐसे ही सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो बहुत ही तीव्र गति से आगे प्रोसीड होती है। तो इसको आप लोग नोट करो, फिर नीचे का मिटा के एक रिएक्शन और इसका एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद में हम लोग क्लास को एंड करते हैं। तो अगली रिएक्शन है नंबर 3, H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन कराते हैं BaCl2 से, BaCl2 से। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके रिएक्शन जब कराते हैं तो ये भी बहुत ही तीव्र गति से होती है। कैसी होती है, तीव्र गति से होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं BaCl2 से, तो इसमें 2H और 2 Cl बनाते हैं, HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 हाइड्रोजन और इसके 2 क्लोरीन मिलकर बनाएंगे 2HCl, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस BaSO4, BaSO4। तो ये अभिक्रिया है, तो ये भी बहुत ही फास्ट होती है, सेकंडों में हो जाती है, महीने नहीं लगते हैं। जैसे मंद अभिक्रियाएं सालों तक पड़ी रहती हैं, कभी कभी ऐसा होता है जीवन पर्यंत चलती हैं, संपूर्ण नहीं हो पाती। और तीव्र अभिक्रियाएं सेकंड या मिनट लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे सेकंडों में ही रिएक्शन हो जाती हैं, बहुत ही फास्ट होती हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल पढ़े, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं तथा उनके उदाहरण, और तीव्र अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा की है। एकदम आशा है कि आप लोगों को अच्छे से एक एक पॉइंट याद हो गया होगा। सीधे क्लास में ही याद करा दिए हैं, इतनी बार रटाए हैं आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हमारे चैनल तो जानते हो आप लोग, शिक्षा की नई किरण, शिक्षा की नई किरण। देखो अब हम आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि हमको सपोर्ट करें। तो शिक्षा की नई किरण हमारे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें और तब तक पढ़ाई वढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।